जरा कामयाब तो होने दो मुझे, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो चार लोग मेरे पीछे करते हैं बातें, वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। बिल्कुल भाई, जरा कामयाब तो हो जाओ और फिर आपके दिन है वो भी बदल जाएंगे। और जो चार लोग करते हैं आपके पीठ पीछे बातें, वह भी आपके साथ चलने लगेंगे, आपके पीछे पीछे आने लग जाएंगे। तो बिल्कुल कामयाबी की ओर आपने कदम बढ़ा लिए हैं। और अपनी जो शिक्षण अभिरुचि की ये आज की क्लास होने वाली है, बिल्कुल आपको कामयाब बना के रहेगी। तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को इन्वाइट कर लीजिए कि भाई आज की क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस क्लास के अंदर अपन बहुत सारी नई नई जानकारी है वो सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय में जो खेल आयोजित होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है भाई? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, या शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, या प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करवाना, या बालक का सर्वांगीण विकास करना। जो विद्यालय के अंदर खेल आयोजित होते हैं उसका टारगेट क्या है? तो बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो क्या है भाई? बालक का सर्वांगीण विकास करना ही उन खेलों का उद्देश्य है, क्योंकि जीवन के अंदर पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत जरूरी है। तो डी आपका राइट आंसर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करना मूल कारण है। बच्चे हैं वो परीक्षाओं के अंदर अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, नकल का प्रयोग कर रहे हैं, या ऐसे अन्य साधन ला रहे हैं जिनकी क्लास में जरूरत नहीं है, परीक्षा में जरूरत नहीं है। तो उसका मूल कारण क्या हो सकता है भाई? उस छात्रों के मन में क्या भावना है? परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, या नैतिक मूल्यों द्वारा, या उपयुक्त अ और ब दोनों ही हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए बिल्कुल भाई क्या है, अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे हैं बच्चे, उसका मूल कारण अपने को खोजना है। तो अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे हैं मतलब परीक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है, उनकी चेकिंग अच्छे से नहीं की गई है, वरना उनके पास जो अनुचित सामग्री है उसको पकड़ा जा सकता था। और बच्चा है उसके नैतिक मूल्य भी ठीक नहीं है, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, इसलिए वो नकल ला रहा है, वरना भाई वो नकल पे नहीं अक्ल पे भरोसा करता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? अ और ब दोनों ही हो जाएगा, यानी स यहाँ पर आपको सही आंसर भरना है। चलिए भाई, बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो समस्त बीएसटीसी और पीटीटी वाले हैं वो जुड़ जाएं भाई, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें, और लाइक नहीं किया अभी तक तो वो भी कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, अनुशासन भंग करने वाले छात्र के साथ क्या करेंगे? आप एक शिक्षक है और बच्चा है वो अनुशासन में नहीं रह रहा है, अनुशासनहीनता कर रहा है, आप क्या करेंगे? कठोर दंड देंगे उस बच्चे को, या उसे सुधार का मौका दिया जाएगा, या उसे अपमानित किया जाएगा, उसकी बेइज्जती करेंगे सबके सामने, या उसके अभिभावक को बताएंगे, उससे बातचीत करेंगे कि भाई आपका बच्चा है वो अनुशासन में नहीं रह रहा है। अरे तो जब घर पे अनुशासन में नहीं रह रहा है तभी तो आपके पास भेजा है ना अभिभावक ने, तो अभिभावक बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। अपमानित करना बिल्कुल गलत है, अपमानित करने से बच्चे के अंदर हीन भावना पैदा हो सकती है, और दंड देना तो कानूनी अपराध है। पीछे क्या रहेगा भाई? बी आपका सही जवाब हो गया। उसे सुधार का मौका देंगे, उसे कहेंगे भाई तू सुधर जा, ठीक रहेगा, और यदि नहीं सुधरेगा तो फिर बाकी तरीके तो है, ये आपको पता ही है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा भाई इस सवाल का। अगला सवाल है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस कक्षा के लिए है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है कार्यक्रम, ये चलाया गया था भाई, एक योजना थी, और उसके अंदर ब्लैक बोर्ड के से बच्चों को जोड़ना और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने से संबंधित था। तो ये कार्यक्रम कौन सी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त था? तो ये है भाई प्राथमिक कक्षाओं के लिए। कौन सी कक्षाओं के लिए भाई? 1 से 5। प्राथमिक कक्षाएं कौन सी होती है? 1 से 5वीं तक वालों के लिए। यानी बच्चों के लिए क्या किया? ब्लैक बोर्ड बना दिए, जो दीवार थी ना उसके चार सारे नीचे की साइड में ब्लैक बोर्ड बना दिए, वहां पर बच्चे उसका प्रयोग कर सकते थे, और उससे बच्चों के अंदर अभ्यास की भावना पैदा हुई। तो ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए। माध्यमिक कक्षा आपको पता होगा 10वीं को कहते हैं। उच्च माध्यमिक कक्षाएं या उच्च कक्षाएं होती है वो 11वीं 12वीं होती है, और सभी कक्षाएं आपको पता ही है। तो आपका ए सही जवाब हो गया इस सवाल का। क्या हो गया भाई? ए आपका सही जवाब हो गया। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताएं, और नए जोश और जुनून के साथ अपनी क्लास है वो आगे बढ़ने वाली है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? यानी यदि बच्चे को प्रेरित किया जाए तो छात्र के अंदर रुचि उत्पन्न हो सकती है, और ये रुचि उत्पन्न करने की कला है वो हर किसी में नहीं होती भाई। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? थॉमसन, या महात्मा गांधी, या रविंद्रनाथ टैगोर, या मैकाले? जल्दी से आपको कमेंट्स है वो करने।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये बात थॉमसन ने कही थी। किसने कही थी भाई? थॉमसन ने। ए आपका सही जवाब इस सवाल का होगा। अगला सवाल है बाल व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद अनुपयुक्त प्रतीत हो रहा है, यानी कौन सा सही नहीं लग रहा। अनुपयुक्त का मतलब है वो अपने काम का नहीं है भाई। बाल व्यवहार के संदर्भ में पूछा है, ठीक है ना। प्रत्येक व्यवहार का कारण निश्चित होता है, या प्रत्येक व्यवहार बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या प्रत्येक व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है, या प्रत्येक व्यवहार में कार्य कारण संबंध निहित रहता है। तो कौन सा बाल व्यवहार के अंदर अनुपयुक्त है, मतलब अपने काम का नहीं है। तो बिल्कुल प्रत्येक व्यवहार का कारण निश्चित होता है, ये तो सही है, इसलिए ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यवहार बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये भी बिल्कुल सही है। बालक की जैसी आवश्यकता होगी वैसा ही वो व्यवहार करेगा। प्रत्येक व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल प्रत्येक व्यवहार का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। जैसे बच्चा यदि रोता है, इसका मतलब उसका उद्देश्य है कि उसे दूध पीना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब सही आंसर आपका है वो है प्रत्येक व्यवहार में कार्य कारण संबंध निहित होता है। तो कार्य कारण संबंध होना कोई जरूरी नहीं है। तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल है आवश्यकता तथा उसके चालकों का पारस्परिक संबंध प्रकट किया जाता है, यानी आवश्यकता और उसके चालक हैं उसका पारंपरिक जो संबंध है वो किसके द्वारा प्रकट किया जाता है। चालक व्यक्ति के मनोशारीरिक तनाव से उत्पन्न होते हैं, या चालक आवश्यकता की जन्मदाता है, या चालक लक्ष्य तक पहुंचाने के साधन है, या चालक आवश्यकता से पूर्व ही जन्म ले लेते हैं। अब आपको बताना है कि आवश्यकता और उसके चालकों का पारस्परिक संबंध है वो किससे प्रकट होगा। जल्दी से आपको बताना है। तो चालक और आवश्यकता है वो भाई व्यक्ति के मनोशारीरिक तनाव से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति के मन और शारीरिक तनाव जो होते हैं उससे आवश्यकता और चालक, यानी चालक मतलब उस आवश्यकता की पूर्ति करने वाले साधन, वो उत्पन्न होते हैं। तो ए आपका राइट आंसर हो गया है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है बालकों को प्रेम और सौहार्द संबंधित आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया है, यानी जो बालकों की प्रेम और सौहार्द संबंधित आवश्यकता है उसको वर्गीकृत किया जा सकता है संवेगात्मक सुरक्षा के अंतर्गत, लोकप्रियता प्राप्त करने के अंतर्गत, या व्यक्तिगत आदत निर्माण के अंतर्गत, या मान्य आदर्शों के प्रति। क्या सही जवाब होगा? आपको जल्दी से आंसर देना है। और जो चैनल आपको दिख रहा है जिस पे आपकी क्लास चल रही है, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, और कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। तो भाई बालकों को प्रेम और सौहार्द संबंधित आवश्यकताओं को वर्गीकृत करना है, तो आपका सही जवाब होगा संवेगात्मक सुरक्षा के अंतर्गत। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बालक के सामान्य और विशिष्ट व्यवहार में संबंध है। बालक का सामान्य और विशिष्ट दो तरह के व्यवहार है, उसमें क्या संबंध है भाई? आवश्यकता और प्रलोभन, आवश्यकता और लक्ष्य, आवश्यकता और प्रेरक, या आवश्यकता और प्रवचना। तो क्या होगा भाई? जल्दी से आपको आंसर देना है कि सामान्य और विशिष्ट व्यवहार में क्या संबंध है। सामान्य व्यवहार बच्चा यदि करता है तो इसका मतलब उसकी आवश्यकता है, और विशिष्ट व्यवहार वो कर रहा है मतलब उसको कोई न कोई प्रलोभन दिया गया है। उसको कहा गया है कि तेरे को चॉकलेट मिलेगी यदि ये काम करेगा तो इसलिए वो ज्यादा प्रयास करता है। ये विशिष्ट व्यवहार है, और सामान्य व्यवहार बच्चे की आवश्यकता के लिए किया जाता है। तो ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं उदाहरण देके सारी बातें बता रहा हूं। चलिए निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, यानी इन चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तीव्र प्रेरक ही तीव्र व्यवहार को जन्म देता है, या बालक पूर्व अधिगमित आदत को बार बार करता है, या बालक का व्यवहार उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं, या बालक का व्यवहार परिस्थिति जन्य होता है। चारों ही बातें मैं आपको समझा देता हूं। तीव्र प्रेरक ही तीव्र व्यवहार को जन्म देता है, मतलब यदि बच्चे के अंदर तीव्र रूप से प्रेरणा है तो ही वो तीव्र व्यवहार करेगा, तीखा व्यवहार करेगा। या बालक पूर्व अधिगमित आदत को बार बार करता है, या बालक की एक आदत पड़ गई उसको बार बार वो दोहराएगा। जैसे बालक ने अंगूठा सूसना शुरू कर दिया, अपन कितनी बार हाथ से मुंह निकाल दें वो वापस अंगूठा सूसना शुरू कर देगा। या बालक का व्यवहार उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं, या बालक का व्यवहार परिस्थिति जन्य यानी परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो सत्य कथन आपको यहाँ छांटना था। तो आप सभी को पता होगा बालक पूर्व अधिगमित आदत को बार बार करता है। बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों ने सही आंसर देने की कोशिश की है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
प्रेरणा के दौरान उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों का समाधान किया जा सकता है। यानी किसी बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं और उसके तहत कोई द्वंद्व उत्पन्न हो जाए, द्वंद्व का मतलब है उससे कोई अलग बात बन जाए, तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। उससे उत्पन्न तनावों को नियंत्रित करके, यानी उसमें जो उत्पन्न तनाव उत्पन्न हुए हैं उसको नियंत्रण करके कर सकते हैं, या प्रेरणा को अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्य के संदर्भ में, या प्रेरणा दे रहे हैं उसको अधिक उद्देश्यपूर्ण, उसको और ज़्यादा समझा करके, या प्रेरणा को समाप्त करके, या उसको जो प्रेरणा दी जा रही थी उसको बंद कर देंगे, या प्रेरणा का मार्ग बदल कर उसके अंदर जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं, विरोधाभास उत्पन्न हो रहे हैं, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो बिल्कुल भाई अपन क्या करेंगे, प्रेरणा को अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्य के संदर्भ में उसको और ज्यादा प्रेरित करेंगे और ज्यादा समझा करके उसके द्वंद्वों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। द्वंद्व मतलब विरोधाभास है, आप समझ गए होंगे। जो वो उस उद्देश्य के प्रति उल्टा सोच रहा है उसको और ज्यादा प्रेरित करके सही करने का प्रयास कर देंगे। बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के ये जो वीडियोज आपको मिल रहे हैं इसको आप किस तरह से समझ पा रहे हैं, आपको समझ में कैसा आता है जरूर बताएं। आपको पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दी जाएगी, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है अनिल क्लासेज एजुकेशन हब, या इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहां से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ये पीडीएफ है वो मिल जाएगी और सॉल्यूशन आपका इसका वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो चलिए भाई, बालक की प्रेरणा को परिभाषित किया जा सकता है, यानी बालक की प्रेरणा है उसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। प्रेरणा बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले बाह्य उद्दीपन है, या प्रेरणा बालक की आंतरिक शक्तियों का मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन है, या प्रेरणा बालक की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने के साधन है, या प्रेरणा बालक के अधिगम को उन्नत करने के उपाय है। आपको बताना है कि प्रेरणा बालक की क्या है भाई, जल्दी से आंसर देना है। व्यवहार के प्रभावित करने वाले बाह्य उद्दीपक है, मतलब प्रेरणा है वो बालक को बाहरी शारीरिक रूप से तैयार करती है, या आंतरिक शक्तियां मतलब उसको मन से तैयार करती है, या शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने के साधन है, मतलब प्रेरणा के माध्यम से उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा, या अधिगम यानी उसके सीखने को उन्नत किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो बालक की जो प्रेरणा है भाई वो आंतरिक शक्तियों को मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन है, यानी प्रेरणा है वो बालक के अंदर की जो शक्तियां हैं उसका मनोवैज्ञानिक रूप से प्रदर्शित करेगी। बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको सकारात्मक सोचते हुए सारे सवालों के आंसर है वो देने हैं। अगला है आत्म संप्रत्यय का अर्थ है। आत्म यानी अपना, संप्रत्यय उसका अर्थ क्या है, व्यक्ति का अपने वातावरण के प्रति दृष्टिकोण, या व्यक्ति का स्वयं के बारे में दृष्टिकोण, या व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव, या व्यक्ति का मानसिक संतुलन। क्या है भाई आत्म संप्रत्यय, जल्दी से आपको बताना है। यानी आत्म यानी खुद का, तो क्या हो जाएगा भाई, व्यक्ति का स्वयं के बारे में दृष्टिकोण हो जाएगा। सीधी सी बात है, व्यक्ति का स्वयं का पूछ रहा है, आत्म यानी स्वयं होता है, खुद होता है, ठीक है, तो सीधा सी बात है व्यक्ति का स्वयं के बारे में दृष्टिकोण। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसको आत्म संप्रत्यय कहेंगे। अगला है जीवन के प्रारंभिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा कारक छात्र के समायोजन एवं सुरक्षा को प्रभावित करता है। जीवन के प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक काल आपको पता है शैशवावस्था होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, अवस्थाएं भी आपकी पूछी जा सकती है। कौन सा कारक है वो छात्र के समायोजन और सुरक्षा को प्रभावित करता है, बालक के घर का मनोवैज्ञानिक वातावरण, या बालक के माता पिता का लालन पालन, या बालकों के घर की संस्कृति, या बालकों में माता पिता के अनुशासन के अनुकरण की भावना। प्रारंभिक काल में कौन सा प्रभाव है वो बालक की सुरक्षा और समायोजन पर पड़ता है। आप सभी को पता होगा, यदि घर के अंदर माना कि वातावरण है वो सही नहीं है, माता पिता है उसके अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसका बालक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आपको सोचना है। माता पिता का लालन पालन, उन्होंने कैसे बच्चे का पालन पोषण किया है, या घर की संस्कृति उसके संस्कार कैसे हैं, या माता पिता के अनुशासन के अनुकरण की भावना। तो अनुशासन तो कैसे भाई सीख सकता है, बच्चा छोटा है अभी, शेष अवस्था में उसको कुछ पता ही नहीं है, घर की संस्कृति का उसको अभी कोई पता नहीं है, माता पिता का लालन पालन या बच्चे के घर का माहौल हो सकता है। तो आपका सही आंसर आएगा बालक के घर का मनोवैज्ञानिक वातावरण। यदि उसके माता पिता दोनों आपस में खुश है जीवन में, तो बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, और यदि वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं ढंग से,
तो ये मनोवैज्ञानिक वातावरण है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए छोटे बच्चा यदि आपके है किसी भी माता पिता के, तो उन दोनों को अच्छे सामंजस्य के साथ उसका लालन पालन करना चाहिए, वरना बच्चे के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। चिंता एवं तनावग्रस्त बालकों तथा चिंता मुक्त तनाव रहित बालकों के निष्पादनों में अंतर होता है। चिंता और तनावग्रस्त बालक और चिंता मुक्त तनाव रहित बालक, क्या उसमें अंतर होता है? बिल्कुल। तो चलिए क्या आंसर होगा सही? सृजनात्मक क्रियाओं के संदर्भ में, या विभिन्न तथ्यों के स्मृत करने के संदर्भ में, या तर्क और समस्या समाधान के संदर्भ में, या कौशलों के संदर्भ में, उसमें कहाँ फर्क होता है? सृजनात्मक क्रियाओं के संदर्भ में मतलब नई नई चीजें बनाने में, या विभिन्न तथ्यों की स्मृति यानी याद रखने में, या तर्क और समस्या आपस में एक दूसरी बातें पूछने में समाधान में, या उसके कौशल में, कहाँ पर यदि बच्चा कोई तनावग्रस्त है और तनाव मुक्त है तो फर्क पड़ेगा? सृजनात्मक क्रियाओं के संदर्भ में। ये आपका सही जवाब है। यदि तनाव मुक्त है तो नई नई चीजों का सृजन कर पाएगा, और तनावग्रस्त है तो उसकी बुद्धि है वो कुंठित हो जाएगी, वो ज्यादा नहीं सोच पाएगा। तो ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन